नज़ारा कुछ ऐसा ही होगा जब तुम बनोगे एसएससी सीजीएल ऑफिसर मिनी यूपीएससी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है गौतम राणा, मैं नानकमता उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मैंने जो है पिछली 2 वीडियो डाली थी कैसे जो है मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल से रिजाइन किया, और उसके बाद कैसे मैंने जो है बैंक पीओ ज्वाइन किया, आईपीएस पीओ क्रैक किया था, और पंजाब नेशनल बैंक में मैंने जो है पीओ की जॉब की। तो ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो मेरा आज की जो वीडियो है वो ये है कि मैंने कैसे एसएससी सीजीएल क्रैक किया, हाउ आई क्रैक्ड दी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। और एसएससी सीजीएल में मुझे जो है टॉप पोस्ट मिली है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफ़ी है सीएजी का। अब मैं ये जर्नी जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया, क्या मेरे ऐसा पास्ट रहा या क्यों मैंने ये एग्ज़ाम दिया, कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया। ठीक है, उसकी एक अलग स्टोरी थी जो कि पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ। उसका मैं लिंक जो है, दोनों वीडियो के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे वो कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं उसका लिंक। ठीक है, उसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी मेरी। तो हाँ, तो अब मेरी स्टोरी आती है कि बैंक पीओ मैंने ज्वाइन किया। बैंक पीओ ज्वाइन करने का एक कारण मेरा ये भी था कि आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू में मैं फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने ये सोचा कि अब बैंक पीओ ज्वाइन करके मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस लेके मैं आरबीआई का एग्ज़ाम दे के जो है मेरा शायद क्लियर हो जाए आरबीआई का। तो खैर आरबीआई के बाद में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए। देखो, ये हमेशा सच नहीं होता कि हर बार आदमी सक्सेसफुल हो या हर बार वो हो, नहीं अनसक्स चीज़ें। देखो, जब तक आप ठोकरें नहीं खाओगे, जब तक आपको, तो आप करोगे कैसे न आगे। और ठोकर खा के भी अगर आप जिंदा बच रहे हो, जिंदा बचने का मतलब आप उसके बाद भी हार नहीं मान रहे हो, उसके बाद भी आप लगे हो, यही प्रेरणा होनी चाहिए आपके आदमी के अंदर, और यही एक वो रहना चाहिए कि नहीं, मुझे अब भी करना है कुछ ना कुछ। तो बैंक पीओ मैंने ज्वाइन कर लिया। बैंक पीओ खैर मज़े आ रहे थे, अच्छी जॉब थी, ट्रेनिंग हुई हमारी 7 महीने देहरादून में, और सब बढ़िया ही कट रहा था। फिर उसके बाद 7 महीने के बाद जो है हमें ब्रांचेज अलॉट हो गई। तो खैर ठीक था सब कुछ। ऑफिसर रैंक में आप ज्वाइन करते हो, आपको लोन ऑफिसर बनाया जाता है, रिकवरी और भी बहुत सारी चीज़ें बैंक के काम करने होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ, चूँकि मेरा सपना नहीं था कि मैं बैंक पीओ ही बनना है मुझे लाइफ में, मेरा सपना कुछ और ही था कि भैया कुछ बड़ा करना है। बड़ा इन द सेंस, या तो आरबीआई जाऊँगा, या सीजीएल में भैया ऑफिसर रैंक की कोई पोस्ट मिल जाए, या सिविल सर्विसेज क्रैक हो जाए, कुछ अच्छा ही हो, मतलब जिसे भाई खुद को भी लगे कि हाँ भैया बंदे ने कुछ किया है, धमाल जिसे कहते हैं। तो जो, लेकिन हाँ, बैंक भी ठीक थी। बैंक पीओ भैया प्रोबेशनरी ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो, कई लोगों का सपना होता है पीओ बनना। ये भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है क्रैक करना, बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुरी जॉब है, लेकिन जब मैं बैंक पीओ ही था उसी टाइम देखो मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर ही रहा था। तो न्यूज़ वगैरह करंट अफेयर्स में पढ़ता था, तो करंट अफेयर्स में मैंने कुछ हेडलाइनें पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ी। विजन आईएएस के करंट अफेयर में देखता था, पढ़ता था। तो मैंने ये देखा कि नीति आयोग वगैरह का, या जो ऊपर टॉप क्लास लोग बैठे हुए हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बैंक जो है वो प्राइवेटाइज होंगे। बैंक क्या, ज़्यादातर पीएसयूज, मतलब प्राइवेटाइजेशन का ये, मतलब आज से 3-4 साल पहले ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ रखी थी। तो जब प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ पढ़ा तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आदमी इतनी तैयारी करके जा रहा है और वो संस्था प्राइवेट हो जाए, तो जो है, इसलिए मैंने सोचा कि ना भैया कुछ अच्छा कुछ करते हैं, निकलते हैं।
भाई हम IPS पे इसलिए क्रैक नहीं किया था कि भाई आने वाले टाइम में जो है हम प्राइवेटाइज हो जाएं, प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाएं। हाँ, कुछ ये नई चीज़, एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ, PSU और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। लोग PSU और गवर्नमेंट को एक ही समझते हैं, जनरली ओवरलैप कर जाते हैं। देखो, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं ये, चूँकि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो PSU जो है वो एक तरह के सरकार द्वारा गोद लिए हुए संस्थाएं होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं ये। और इनके शेयर जो है सरकार के पास 50% से ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ गोद लिया हुआ एक तरह का बच्चे होते हैं ये। और सरकार चाहे तो आपको अगर गोद ले रखा है इस टाइम, तो ये किसी और को भी थमा सकती है इस संस्था को, समझ रहे हैं सर? किसी और को संस्था थमाने का मतलब प्राइवेटाइज करने का मतलब। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के एक तरह के आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स, इनको अलग करना मुश्किल ही होता है, हाथ अपने नहीं काट सकते। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप इनकम टैक्स हो गया, CAG हो गया, एक्साइज हो गया, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। तो इनमें से कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप अलग कर सकते हैं आने वाले आज के टाइम में। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट आजकल लॉस में चल रहा है, तो पोस्टल जो मतलब किसी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किसी तरह का, जिसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, तो उनको अलग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी जैसे, ये भी आज के टाइम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है PSU में कन्वर्ट होंगे या प्राइवेटाइज होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो आप डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नेचर कैसा है। वो डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेवेन्यू जनरेट ना करता हो, जो एक्सपेंडिचर जिस पे हो, या फिर कोई सोशल सर्विस दे रहा हो स्पेशली, तो वो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। इनकम टैक्स क्योंकि देखो सरकार का मेन डिपार्टमेंट है। कैग देख लो आप, और भी बहुत सारे हैं, डिफेंस के कुछ डिपार्टमेंट हैं, तो इस तरह से है। तो PSU और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दोनों ही अलग अलग चीज़ें। पहले आप इन चीज़ों को समझना जरूरी है। लोग दोनों को एक मानते हैं, यही गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो देखिए, PSUs को प्राइवेटाइज करने की बात चली रही थी उस टाइम, न्यूज़ तो आ ही चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं जो प्राइवेटाइज ना हो, या जिनमें जो कुछ बड़े डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट जिन्हें कहते हैं वो प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मेरे दिमाग में आ गया था कि ना भैया, SSC CGL आपने किसी ज़माने में क्रैक किया था, या क्रैक करते करते रह गए DV स्किप होने की वजह से। और सिविल सर्विसेज की तो मैं खैर तैयारी कर ही रहा था, और ट्रेनिंग सेंटर में भी जब देहरादून में था तो वहाँ भी तैयारी कर रहा था। इस बीच जो है मेरा उत्तराखंड PCS का मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उत्तराखंड PCS का प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेंस मैंने दिया, मेंस का रिजल्ट बहुत बाद में आया, तो 2-3 साल हो गए, तो उसके भी 2 साल बाद आया। तो खैर वो फाइनल इंटरव्यू तक मेरा नहीं हो पाया, तो बुरा लगा। खैर देखो, आदमी इतना मेहनत करता है, उसके बाद भी नहीं सिलेक्शन होता है, तो बुरा लगता है। खैर इतनी मेहनत भी नहीं की थी। पीछे सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मानो कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, आपने चाहे GK हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, यानी कि आपने सारे सब्जेक्ट, आप जो है एक तरह के मास्टर हो जाते हैं। मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है ना, मास्टर ऑफ नन बोलते हैं खैर इसको। तो इस तरह मतलब आपको सारे डिपार्टमेंट की लमसम थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है ना। आप इतने NCERT पर, सबसे पहले तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। NCERT जो है ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 पढ़नी होती है वैसे, लेकिन 6 to 10 भी पढ़ेंगे तो भी मोर देन सफिशेंट होता है। तो खैर ये इतना तो मैं पढ़ ही चुका था, काफ़ी कुछ दिमाग में मतलब नॉलेज ले चुका था। तो मेरे दिमाग आया नहीं भैया, SSC CGL जो है, हाँ बीच में मैंने देखो सिविल सर्विस की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में था कि भैया सिविल सर्विसेज और SSC CGL का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी मैच भी करता है। दोनों चीज़ें हैं। देखो डिफरेंट इन द सेंस कि वहाँ टोटली जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल स्टडीज आती है UPSC सिविल सर्विस में। और SSC जो है टोटली ज़्यादातर जो मेजोरिटी पोर्सन है वो मैथ्स और इंग्लिश पूछता है। तो अगर आपको SSC CGL की तैयारी करनी है तो आपको टोटली मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। और GK भी पढ़नी होती है, जनरल अवेयरनेस टायर 1 में आता है, तो लेकिन इतनी कम उस मतलब सिविल सर्विस के बराबर नहीं पढ़नी होती है। तो जो है मैंने GK काफ़ी पढ़ रखी थी, मैथ में कम पढ़ी थी खैर, और इंग्लिश भी ठीक ठाक पढ़ी थी, ऐसा नहीं। लेकिन स्पेशल से मैंने SSC CGL की तैयारी नहीं की कि नहीं SSC CGL। हाँ जब मैं वहाँ था, सेल में था, स्टील अथॉरिटी बने, तो वहाँ मैंने ज़रूर SSC के लिए स्पेशल तैयारी की थी। GK भी पढ़ता था मैं, और यहाँ तक कि जब मैं ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट करके आता था, 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आदमी को बहुत तगड़ी नींद आती है, तो उसके बाद भी नींद स्किप करना और पढ़ाई करना, चूँकि वहाँ से मुझे निकलना था कैसे ना कैसे, तो मेरे दिमाग में था कि ना कुछ करके निकल जाओ।
तो शिफ्ट के बाद 8 घंटे पढ़ के तुरंत ना सोना, तो 2-3 घंटे पढ़ के फिर सोना, तो ये भी एक अलग ही वो है। मतलब ना, कहते हैं जब मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। देखो, मोटिवेशन एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि आपको आगे, जैसे गाजर, खरगोश के आगे अगर गाजर रख दिया है तो अपने आप दौड़ेगा गाजर की तरफ, उसे कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, यानी कि किसी निगेटिविटी की वजह से आप जो है कुछ पॉजिटिव करने की सोच रहे हो, तो दैट इज़ अ नेगेटिव मोटिव, आप उससे ही मोटिवेट होते हो। तो अगर किसी के पीछे, समझ लो, अगर किसी के पीछे आग लगा दी जाए, रॉकेट अगर लगा हो और मतलब पीछे आग लगी हो, तो आदमी तेज़ी से दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो वही कहानी थी, जब आदमी, भैया जिस चीज़ से आदमी निकलना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ वो मेहनत करेगा ही करेगा कैसे भी करके। तो एक तरह का नेगेटिव मोटिवेशन भी था जब मैं वहाँ था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो ये एक है, देखो ये हर किसी के लिए काम आती है हर चीज़ें। तो मैं बैंक में पीओ एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था। तो जब प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ सुना, मैंने कहा ना भैया, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी जो क्रैक करना, मैंने 2 ही बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज दी है। एक तो वहाँ जब मैं सेल में था तब, और एक बार और, उसके बाद ही मैं देना चाहता था या चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। हमेशा ये लगता है यार तैयारी कम हो पाई है, शायद प्रीवी के लिए रहा हूँ। तो ये चीज़ है। खैर आज भी कभी कभार सोचता हूँ कि दे दूँ अच्छे से मेहनत करके। तो अब था कि एसएससी सीजीएल और यूपीएससी, देखो, तो एसएससी सीजीएल की स्पेशल तैयारी मैंने नहीं की कि अलग से। हाँ, एसएससी के लिए उस टाइम जरूर मैंने, जब टायर 1 टायर 2 दे रहा था, तो जरूर पढ़ा था मैंने, ठीक है। लेकिन बाद में खैर मेरे वो चीज़ें स्किप हो गई थी। तो अब मैं उधर उत्तराखंड पीसीएस मेरा जो है प्री क्लियर हो गया था, मेंस दिया, फिर फाइनल वो भी नहीं हुआ है, तो दुख तो होता ही है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ सुनते ही मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म मैंने डालना चालू किया। मैंने कहा, मैंने एसएससी सीजीएल ये दूसरी बार डाला, पहली बार भी मेरा क्रैक हो सकता था, फाइनल होते होते रह गया, डीवी में जाता तो मेरा क्रैक हो जाता नॉन इंटरव्यू पोस्ट में। तो ये मैंने फिर 2 सीजीएल मैंने स्किप किए कर दिए, 2016 और 2017 सीजीएल 2017। 2018 सीजीएल मैंने फॉर्म डाल दिया। हाँ, ये डालने का एक मेरा कारण और था कि मैं जब बैंक में ही था तो मैं दिल्ली गया एक दिन, दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल। तो अक्षरधाम टेम्पल में मेरे 2 दोस्त मिले मुझे अपने कॉलेज के, एनआईटी जालंधर के। ब्रांचेज उनकी अलग थी खैर, लेकिन दोनों दोस्तों का सिलेक्शन जो है वो सीजीएल में हो गया था, सीजीएल 2016, और 2018 में रिजल्ट आया था उनका। तो उस टाइम वो मुझे मिले, उन्होंने, एक बंदा एसबीआई पीओ था, तो एसबीआई पीओ से उसे विदेश मंत्रालय मिला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, उम्दा कैटेगरी की पोस्ट है ये, उम्दा। और दूसरा बंदा सैमसंग में पोस्टेड था, उसको ईडी मिला, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसमें जो पोस्ट उसे मिली वो मिली असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट, और इतने, मैंने कहा यार, मतलब हम बेवकूफ़ हैं क्या जो अभी तक हम ऐसे पड़े हुए हैं। लोग मतलब पेपर क्लियर कर रहे हैं, और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, या फिर सोचा था अब कैसे क्रैक हो पाएगा, इसके लिए तो अलग ही तैयारी करनी पड़ती है बहुत ही। तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन उन लोगों से आया है कि देखो, एक एमईए में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चला गया, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में चला गया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि ना यार, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो चूंकि 2018 में मेरी मुलाकात हुई, हाँ, इस बीच 2017 में मेरी शादी भी हो गई थी, नवंबर 2017 में। तो ये सब शादी के बाद का ही प्रोसेस है कि कैसे मैंने सीजीएल क्रैक किया, ये सब शादी के बाद ही। देखो, शादी हो जाती है, बीवी बच्चे जब बीवी होती हैं, और ये सब थोड़ा मुश्किल तो रहता है तैयारी करना, लेकिन अगर आप किसी को समझाओगे कि हाँ मुझे करना है, तो हर कोई आपका सपोर्ट करता है। फिर मेरी वाइफ ने ही मेरा बहुत सपोर्ट किया। और कहते हैं, एक कहावत है कि अगर लोग रास्ता उसी को देते हैं जिसका लक्ष्य क्लियर हो, यानी जिसको अपना लक्ष्य पता हो। तो अगर आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपको करना है कुछ ना कुछ, सीजीएल क्रैक करना है या सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो लोग उसको रास्ता देना चालू कर देते हैं यार, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे रास्ते भी मिलते गए रास्ते, तो मैं पढ़ने का टाइम निकाल लेता था। खैर जॉब के साथ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, इतनी भी नहीं की, लेकिन पढ़ता था। देखो, आप ये देखिए कि ये पढ़ाई मेरी कोई अभी से नहीं है। तो जब आप बेसिक्स, जब आप 10th तक होते हो, 10th या 12th में, मैं टॉपर था, मतलब टॉपर इन द सेंस नहीं कहूँगा, सेकंड टॉपर था। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से पढ़ाई की है, तो वहाँ मैं सेकंड टॉपर था 10th में। तो मैथ रीजनिंग तो वगैरह ठीक ही थी। जीके वगैरह की तैयारी जो है मैंने थोड़ी बहुत कॉलेज में भी 4th ईयर में की थी, क्योंकि सेल का एग्ज़ाम क्लियर करना था, तो उसमें भी जीके आती थी उस टाइम। तो जीके वगैरह पढ़ी, यूट्यूब में भी लेक्चर देखे। एक, हाँ, यूट्यूब में बहुत ही हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है यूट्यूब से, तो भारत एक खोज करके एक पूरी धारावाहिक है, वो यूट्यूब में है। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी भारत की, उसी पे है। बहुत बढ़िया हिस्ट्री आपकी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी मोटा मोटी। बाकी एनसीईआरटी पढ़िए आप, एनसीईआरटी तो बेस्ट है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है आगे जर्नी मेरी कंटिन्यू होती रही। मैंने उन लोगों को देखा जो अक्षरधाम टेम्पल में, मेरे को मोटिवेशन आया वहाँ से कि भैया ना सीजीएल क्रैक करना, बहुत ही अच्छी पोस्टें मिलती हैं इसमें, तो विदेश मंत्रालय चले जाओगे या इनकम टैक्स मिल जाएगा, तो सब बढ़िया ही है। तो उसके बाद मैंने जो फॉर्म डाल दिया फॉर्म, लेकिन फॉर्म डालने के बाद पेपर उसका था कि पेपर उसका 2 महीने बाद हो जाएगा, 2018 में फॉर्म है, लेकिन पेपर नहीं उसका हो पाया क्योंकि सीजीएल 2017 में कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस हो गया था, कोई चीटिंग हुई थी, कुछ हुआ था ऐसा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो जिस वजह से डिले हो गया उसका। फिर बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि सब कुछ ठीक है, क्लियर हो गया, उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई। तो हमारा जो पहला पेपर हुआ टायर 1 वो 1 साल बाद हुआ, 2019 में। तो हाँ, एसएससी सीजीएल की मैं कुछ बातें बता दूँ। एसएससी सीजीएल के 4 टायर होते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में आपके 4 सेक्शन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, 4 चीज़ें। उसके बाद टायर 2 में जो है मैथ्स और इंग्लिश आती है, सिर्फ 200 नंबर की मैथ्स, 200 नंबर की इंग्लिश, यानी कि 400 नंबर का टायर 2। टायर 3 जो है वो आपका ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आता है, प्रिसाइज भी आ जाती है, तीनों में से कोई 2 चीज़ें आती हैं। ऐसे ये 100 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें इसको हाथ से लिखने होते हैं। जो टायर 1 और टायर 2 ऑब्जेक्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, टिक मार्क वाले, ठीक है, समझ गए। और टायर 4 जो है उसमें टाइपिंग होती है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी जाती है, 27 वर्ड्स पर मिनट, और एक्सेल और पावर पॉइंट आते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ करना होता है टायर 4। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। खैर मार्क्स टायर 1 से लेकर टायर 3 तक के जोड़े जाते हैं, टायर 4 ओनली क्वालिफाइंग होता है, वो भी कुछ पोस्ट के लिए होता है वो, ठीक है, हर पोस्ट के लिए टायर 4 कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, तो देखो मैंने टायर 1 जो है वो 1 साल बाद हुआ, 2018 में फॉर्म करके 2019 में मतलब टायर 1 हुआ। तो चूँकि 1 साल में आदमी का मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है, वो सोचता है यार अब पेपर पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा, मेहनत करूँ ना करूँ। तो खैर मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने मेहनत करनी छोड़ दी, मैंने कहा अरे पेपर पता नहीं होगा या नहीं होगा, और दूसरा एसएससी में कोर्ट केस चलते रहते हैं, ये वो, तो पता नहीं पेपर कब होगा, तो आदमी उस हिसाब से मेहनत करना छोड़ देता है, जब क्लियर ही नहीं है पेपर कब होना है। तो बीच में मैंने सोचा अरे ना दूँ पेपर, है ना, और ये वो, तो लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि जिस टाइम 2019 में पेपर आने वाला था, मतलब 3-4 दिन बाद ही पेपर आने वाला था, 2-3 दिन बाद कहूँगा, मैं अपने ससुराल गया हुआ था। तो ससुराल में जो है एक लड़का मुझे मिला जो कि रेलवे ग्रुप डी में था, ग्रुप डी उसने ज्वाइन किया था। उस बंदे ने मेरे से एसएससी सीजीएल की बातें कर दी कि अरे मैंने एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा है या फॉर्म सोच रहा हूँ एसएससी सीजीएल। तो मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि यार एक ग्रुप डी लेवल का बंदा, एक रेलवे में ग्रुप डी है, इतनी बड़े मतलब उस चीज़ की सोच सकता है। और मैंने हार मान रखी कहीं ना कहीं कि यार ये क्लियर होगा या नहीं होगा, बहुत ही कठिन है, 4 टायर हैं, जब तक क्लियर ना हो आदमी को कठिन ही लगती है हर चीज़ें। तो वहाँ से एक तुरंत मोटिवेशन आया एग्जैक्ट कि यार जब जो है ग्रुप डी का बंदा सीजीएल की बातें कर रहा है, तो मैं सीजीएल क्यों नहीं क्रैक कर सकता, मैं क्यों हार मान के बैठा हूँ कि अरे अब तैयारी नहीं है ये वो। तो जैसे ही वहाँ से एकदम से एग्जैक्ट इंस्टिंक्ट मतलब तुरंत वाला जो मोटिवेशन होता है ना वो आया। तो मैंने कहा ना पेपर तो मैं दूंगा, 2019 आ गया था, तो मैं तुरंत शायद 1 या 2 दिन बाद पेपर था, तो मैं तुरंत नोएडा मेरा पेपर था, तो मैं तुरंत वहाँ निकल गया, नोएडा में पेपर देकर, अपने ससुराल से ही निकला सीधे, अपनी कार थी तो वो सीधे निकल गया वहाँ। तो इस तरह से टायर 1 मेरा बहुत ही अच्छा गया। जैसे पेपर देखा मैंने कहा ये तो मैंने फोड़ दिया, और जो कि इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी टायर 1 जब इतना अच्छा गया तो बड़ा बहुत ही खुशी हुई। तो 150 से ज़्यादा मार्क्स आए थे मेरे 200 में से बाद में जब रिजल्ट आया। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए मेरा मतलब वो वाली कट ऑफ ही मेरी क्लियर थी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ अलग ही निकलती है, टायर 1 में ही से ही अगर टायर 1 में अच्छे नंबर लाते हो तो आपकी वो कट ऑफ अलग हाउस में क्लियर कर जाते हो। तो हाँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की मैं एक बात बता दूँ, इसका जो टायर 2 के दौरान इनका एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है। टायर 2 में जनरली मैथ्स और इंग्लिश आती है बाकियों के लिए, इनके लिए जो है मैथ्स, इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और आता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो टायर 1 जब मेरा क्लियर हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि टायर 1 के लिए, तो मैंने कहा यार अब टायर 2 के लिए थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ। तो अब चूँकि एसएससी ने रिजल्ट भी जल्दी निकाला था, 1-2 महीने के अंदर ही निकाल लिया, फिर 1-2 महीने बाद ही टायर 2 भी करा लिया था उसके बाद तुरंत। तो टायर 2 के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, ऐसी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं थी।
टायर टू जो है मैंने एक हफ्ते पहले मैंने सोचा कि पढ़ लेता हूँ। उस टाइम मदर जो है वो मेरी बीमार हो गई थी। अरे फ़ोन कौन करता है यार। हाँ, तो हाँ मैं क्या बता रहा था, टायर वन जो है वो क्लियर हो गया। अब टायर टू आ गया था। टायर टू 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कंडक्ट कराया। तो एक हफ्ते पहले मैंने सोचा ना भैया, देखो मैथ्स मैंने इतनी स्ट्रांगली नहीं पढ़ी क्योंकि जनरल स्टडीज़ मैंने ज़्यादा पढ़ा है और इंग्लिश पे भी मैंने ध्यान दिया। तो मैंने सोचा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इंग्लिश, ये भैया फ़ोन बहुत आ रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए टायर टू जो है फिर मैंने एक हफ्ते पहले 3-4 दिन पहले जो है मैंने उसके लिए मेहनत की। हाँ, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग पार्ट है वही मैंने रिवाइज़ किया। जैसे कि इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ लिए और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ ली जो थोड़ी बहुत क्लियर थी और थोड़ी बहुत नहीं भी थी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उन्हें करना था। तो ये सब पढ़ के मैं जो है मैथ्स में थोड़ा बहुत ही मैंने पढ़ाई की, थोड़ा रिवाइज कर लिया और अपना देने चला गया। तो टायर टू भी मेरा ठीक ठाक गया। खैर कि चलो अब देखो, जब तक फाइनल रेट नहीं आता, जब तक क्लियर है, तब आप आदमी कह नहीं सकता कि उसका हो गया। तो वो डर की भावना तो हमेशा ही बनी रहती है, हर टायर में बनी रहती है। और जब तक फाइनल रेट ना आए वो डर की भावना रहती है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ये बात मैंने बैंक में जो है अपने मैनेजर को भी बता दी थी कि सब मेरा टायर वन क्लियर हो गया, अब टायर टू भी मेरा जहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो वो बड़े खुश थे कि हाँ चलो वो लड़का अच्छा कर रहा है, बैंक से निकल रहा है, अच्छी अच्छी उसमें लाइन में जाएगा तो बढ़िया ही है बैंक। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने टायर टू दे दिया। तो टायर टू भी मेरा अच्छा गया। मैथ्स खैर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन इंग्लिश मेरी बहुत ही मैंने उम्दा वहाँ पे किया। 200 में से 186 नंबर आए मेरे। तो देखो ये चीज़ कुछ ना कुछ आपका स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आती हैं। और हाँ, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी पेपर मेरा अच्छा गया और विश्वास नहीं करेंगे उसमें बैंकिंग की नॉलेज भी मेरी काम आई। जो बैंक में हम डेली काम करते हैं या वो, तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो बैंक से रिलेटेड थे, काफ़ी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो। तो वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं मेरे उस पेपर में काम आई। तो वो पेपर भी मेरा अच्छा गया। तो मेरा जो है टायर टू फिर से डबल ए के लिए क्लियर हो गया, डबल ए और जनरल दोनों के लिए। जब डबल ए के लिए क्लियर है तो जनरल तो क्लियर रहता ही है खैर। तो ये डबल ए का मतलब है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कैग, ठीक है, CAG। तो उसके लिए तो बड़ी खुशी हुई कि भैया टायर टू वो भी डबल ए वाली कट ऑफ मेरी क्लियर हुई। उस टाइम दीपावली का टाइम था, मतलब दीपावली आने वाली थी शायद। तो मैं इतना खुश था टायर टू क्लियर होने के बाद कि लड़का भैया डबल ए बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, गैस्टेड अधिकारी। और ये वो सपना था मेरा गैस्टेड अधिकारी बनने का। क्योंकि भैया कॉलेज में NIT जालंधर में जब मैं था तो कॉलेज में जो है साइन कराने होते थे कई बार, कभी स्कॉलरशिप के लिए साइन करा रहे हो, कभी किसी के साइन करा रहे हो, तो गेस्टेड ऑफिसर के साइन होते थे कई बार। तो खैर उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है, इसलिए मेरे भी दिमाग में था कि भैया एक दिन इस तरह के ऑफिसर बनने जिनके साइन की पावर हो, जो किसी के साइन अगर अटेस्ट कर सकें। तो वो चीज़ भी थी कहीं ना कहीं दिमाग में। तो ये जब टायर टू क्लियर हुआ तो बड़ी खुशी कि भैया ये वो। अब दिमाग में मैंने ठान ली थी कि अब तो मुझे SSC CGL क्रैक करके ही रहना है, कैसे भी करके, चाहे मतलब ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे, समझ रहे हो। ये था आगे। तो यानी टायर थ्री जो था वो टोटली सब्जेक्टिव था और जिसमें कि ऐसे राइटिंग आती है, ऐसे लेटर वगैरह आते हैं। इसकी तैयारी मैंने इतनी जम के की, इतनी जम के की कि मतलब किसी ने नहीं की होगी। अब देखो मेरा ऑफिस जो था वो, जहाँ पे मैंने कमरा लिया था वहाँ से मुझे करीबन 1 घंटा लगता था जाने में। कभी कार से जाता था, कभी बाइक से भी जाता था। ठीक है, तो अब जो है चूँकि उसकी तैयारी करनी थी, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी थी, ऐसे पढ़ने थे, तो उसकी मैंने एक बुक भी ले ली ऐसे वगैरह की। और अब देखो मेन है आपका टाइम यूटिलाइजेशन। अब आपका टाइम कैसे, आप जॉब के साथ कैसे तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी मतलब एक क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है। आप समझिए, देखो सबसे मेन एक तो आपका होता है जर्नी में आपका टाइम बहुत खर्च होता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, यानी कि 2 घंटे आपके खर्च हो गए। 2 घंटे खर्च होने का मतलब है लमसम आपका एक दिन का 10%, लमसम 10% से थोड़ा कम कहूँगा, 2-2.5 घंटे खर्च हो रहे हैं, यानी वही 10% ही मान लो। तो इस टाइम को भी यूटिलाइज करना था। और बैंक में जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था मैं वहाँ पढ़ता था। जैसे कि बैंक में फ्री टाइम मिलता है आपको लंच टाइम, लंच टाइम आधे घंटे का या 1 घंटे का होता है। तो आप चाहें तो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो जिसको बोलते हैं हम छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं ना टाइम के, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन ये गैप्स में पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत आपका टाइम सेव करते हैं और टाइम मतलब आपका गेन भी होता है कहीं ना कहीं।
तो जब मैं कार से अगर जाता था, क्या कहते हैं, कार से अगर मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो कार में मैं अपने करंट अफेयर्स लगा लेता था। करंट अफेयर या कोई न्यूज़ या किसी टॉपिक पे कोई तो ऑडियो, मतलब समझ रहे, यूट्यूब से आदमी का सरोकार आता है, जैसे यूट्यूब में राज्यसभा टीवी में, तो कभी सरोकार लगा लिया, कभी कोई करंट अफेयर्स लगा लिए स्टडी IQ के, कभी मृणाल पटेल के करंट अफेयर्स लगा लिए, और वो सुनते थे। तो मेरे साथ मेरा एक कैशियर था, वो हमेशा उसको थोड़ा ऑड सा लगता था, कहता था सर क्या सुनते रहते, गाने गाने लगाओ। मैं कहना भाई गाने नहीं सुनूंगा, मैं यही सुनूंगा। तो जाते टाइम आधे टाइम कभी बार गाने चला लेता था ताकि बोरियत ना हो। और हाँ, अगर बाइक से जाता था तो बाइक में मैंने ब्लूटूथ वाले हेडफोन ले रखे थे, तो हेडफोन में कभी बार लेक्चर सुन लेता था इस तरह के। और लंच टाइम में या फिर शाम को कभी फ्री टाइम मिला तो वहाँ पे ऐसे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या ऐसे पढ़ रहा हूँ, या रिवाइज कर रहा हूँ, या फिर लेटर देख रहा हूँ। तो काफ़ी मैंने मेहनत की थी इसके टायर 3 के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। तो उसके बाद टायर 3 जो है वो 2019 दिसंबर में हो गया। टायर 1, टायर 2, टायर 3 बहुत ही जल्दी SSC ने लिए थे। तो एक साल बाद लिए 2018 के, क्योंकि वो केस जब ख़त्म हुआ उसके बाद ही लिए, लेकिन बहुत ही तुरंत तुरंत किया किए। तो टायर 3 भी मेरा ठीक है, अच्छा गया था कि हाँ चलो ले। तो मुझे उम्मीद थी कि हाँ टायर 3 भी अच्छा गया। तो देखो अब टायर 3 के बाद ही मेरे साथ मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्लियर मेरा रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट तो खैर नहीं कहूँगा। तो इस तरह से तैयारी चलती रही। उसके बाद जो मेन जो घटना है वो आया 2020, जो कि कोरोना। अब तो आप सब जान ही गए होंगे, कोरोना ऐसी महामारी निकली और इस तरह चीज़ें लेके आया कि मतलब सभी को हिला दिया। तो उसका रिजल्ट वगैरह जल्दी आया था SSC CGL का, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। और इससे भी एक बड़ा हादसा SSC CGL की जर्नी में एक बड़ा हादसा हुआ, UFM। 2018 वालों को UFM पता होगा, अनफेयर मीन्स जिसे बोलते हैं। अनफेयर मीन्स होता है कि आपने चीटिंग तो नहीं की कहीं या कुछ तो नहीं किया, लेकिन उस बार के तो CGL में कुछ अलग ही, मतलब सियाप्पा कहूँगा मैं इसको। SSC ने जो किया सियाप्पा किया है कि किसी बंदे ने अगर वहाँ एड्रेस दे रखा है, जैसे टायर 3 में कंप्लीट एड्रेस नहीं था, तो किसी बंदे ने अपनी तरफ से कोई ABC 1 2 3 ऐसे करके भी कोई एड्रेस लिख के आ गया, तो उसको 0 मार्क्स पड़ा दिए। आप देखिए ना कि भैया आपने जो है, जो पेपर में नहीं पूछा गया आपने वो लिख दिया, तो इसलिए जो है वो आपको 0 मार्क्स। जबकि NCERT में भी ये लिखा हुआ है, NCERT की बुक में, कि अगर आपका कंप्लीट एड्रेस ना हो तो आप अपने मन मर्जी से ABC आबासा कुछ भी आप लिख के आ सकते हैं। तो SSC ने इस चीज़ को नहीं माना। उसने एक कॉपी में एक क्लॉज, जब हम टायर 3 का एक पेपर दे रहे थे टायर 3 का, तो उसमें क्लॉज लिख दिया कि आपको ना तो पर्सनल कोई चीज़ लिखनी है उसमें, ना ही कोई इमेजनरी चीज़ लिखनी है। तो ये इमेजनरी वर्ड नया ढूंढा था, SSC की खोज थी इमेजनरी वर्ड। तो पर्सनल चीज़ें तो समझ में आती है कि पर्सनल चीज़ें आदमी अपना नाम लिख के आ जाएगा, रोल नंबर, मोबाइल नंबर लिख के आएगा, तो वो तो एक फ्रॉड है, वो तो अनफेयर मीन्स। लेकिन इमेजनरी कुछ भी लिख के आ रहा है, तो उसके लिए वैसे चूँकि नोटिफिकेशन में SSC ने नहीं डाली थी वो चीज़, तो फिर इस पे जो है केस हुआ SSC पे। मतलब केस तो नहीं कहूँगा, लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया, और ग्रीवेंसेस डाले, PMO को डाले ग्रीवेंसेस, प्रधानमंत्री को और मंत्री को टैग किया, चैनल्स को टैग किया। तो फाइनली वो चीज़ सक्सेसफुल हुई। SSC ने जो है मीटिंग बैठाई, SSC ने, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, SSC ने मीटिंग बैठाई। लेकिन मीटिंग के भी लिए SSC ने बहुत वो किया कि भैया अभी कोरोना चल रहा है, जो मीटिंग वाले बंदे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं फ्लाइट से, ये है वो है, तो वो भी डिले होता रहा। इस तरह इस वजह से हमारा जो है रिजल्ट डिले होता रहा। एक तो कोरोना, ऊपर से UFM। तो हमारे यहाँ हम लोगों के बीच एक कहावत चलने लग गई थी उस टाइम में कि साहब कोरोना से डर नहीं लगता है, UFM से लगता है। तो इस तरह के मतलब जोक्स बनने लग गए, और SSC के ऊपर भी जोक्स बनने लग गए। SSC को जो है लोग, एक SSC की डेफिनेशन, नई डेफिनेशन निकलने लग गई कि SSC का फुल फॉर्म जो होता है वो है सबसे सुस्त कमीशन, सबसे सुस्त कमीशन, या फिर कह लो स्लोएस्ट सर्विस कमीशन। खैर मैं ठीक है, देखो SSC जब, अगर SSC पे कोई केस ना हो या कुछ ना हो, या इस तरह की कोई घटना ना हो, तो SSC अपनी रफ्तार अच्छी पकड़ता है, मैं मानता हूँ, बहुत ही अच्छी रफ्तार होती है। SSC स्लो इसी वजह से होता है कि कोई ना कोई केस कर देता है या कुछ ना कुछ इस तरह की घटना होती है। खैर SSC CGL 2018 बहुत ही अच्छा, कोई केस नहीं हुआ उस पर। कि UFM में एक मुद्दा था जो कि बच्चों का ही अपना मुद्दा था, जो कि बाद में सॉल्व हुआ। SSC ने इस गलती को माना कि हाँ मैंने एक गलत UFM लगाया, 0 मार्क्स देना टायर 3 में बहुत ही गलत चीज़ है, वो भी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए। तो UFM फाइनली हटा। हाँ कुछ UFM की मैं चीज़ें बता दूँ। एक बंदा CHSL की बात बता रहा हूँ, CHSL में हमें तो UFM बिना हट के रिजल्ट आया हमारा, लेकिन उनका तो UFM लगा के रिजल्ट आया था, तभी हम लोग सदमे में आए थे उसके बाद। तो उस बंदे ने जो है, एक बंदे ने लिखा था कि छोटी को प्रणाम करना, तो मतलब माँ बाप को प्यार देना और छोटी को प्रणाम, छोटी को प्यार देना, हाँ माँ बाप को प्रणाम और छोटी को प्यार देना। तो छोटी को गोला लगा के उन्होंने कह दिया कि भैया छोटी किसी का नाम है इसलिए 0 मार्क्स।
मतलब हद हद होती है किसी चीज़ की ना। और एक को तो लिखा, एक ने नमन करके कोई लेटर आया हुआ तो उसने अमन लिख दिया, अमन को काट के नमन, तो उसमें भी गोला लगा के 0 मार्क्स। एक बंदे ने लिखा लेटर में, हिंदी में लिखा था उसने। टायर 3 आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, मैंने तो इंग्लिश में दिया था, खैर कुछ बंदे हिंदी में भी देते हैं। तो उसने जो है शुभाशीष लिखा, शुभाशीष शुरू में लिखते हैं तो आशीष में गोला लगा के उन्होंने कह दिया 0 मार्क्स, क्योंकि आशीष एक किसी का नाम है। तो इस तरह के मतलब यूएफएम लगाए थे अनफेयर मीन्स। मुझे भी डर लगने लग गया था, मेरा टायर 3 अच्छा गया था, लेकिन डर लगना क्योंकि मैंने वहाँ पे एड्रेस में नई दिल्ली लिख दिया था, क्योंकि नई दिल्ली में ही उसमें एक लेटर आया था कि आप नई दिल्ली में रहते हो और आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने, तो आप एक लेटर लिखिए कि खाना ख़राब है, सर्विस अच्छी नहीं है। तो चूंकि मैं वहीं, उसमें एड्रेस कंप्लीट नहीं था, सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम था, किस लोकेशन में ये था। मैंने दिमाग लगाया कि भैया जब आप नई दिल्ली में रह रहे हो तो नई दिल्ली में जाओगे, तो नई दिल्ली लिख के मुझे लगा था कि इस पर यूएफएम ना लगा दे। तो इस तरह का डर कि 0 मार्क्स, मतलब आदमी ने इतनी मेहनत की, टायर 1 टायर 2 इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा है, टायर 3 में 0 मार्क्स मिल जाए, तो ये मतलब एकदम झटका ही आदमी को लगेगा। खैर एसएससी ने यूएफएम नहीं लगाया, एसएससी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये इस तरह से फिर मेरा टायर 3 का रिजल्ट आया, तो वो भी मेरा डबल यू के लिए क्लियर था और वैसे भी क्लियर था। अब उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलती है एसएससी सीजीएल में, फाइनल जो निकलती है उसमें उसमें 4 तरह की लिस्ट आती है। एक तो डबल यू की लिस्ट आती है, एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आती है, जेएसओ बोलते हैं उसको, वो उनके लिए होता है जिन्होंने 12th जो है वो मैथ से कर रखी हो, और उनका एक अलग पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का पेपर। मैंने जेएसओ के लिए खैर अप्लाई नहीं किया था, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो पहले जब पेपर फॉर्म भरते थे तभी ऑप्शन आता है उसके लिए। तो एक लिस्ट 3 निकलती है, लिस्ट 3 में भैया सारे सारे ही वो होते हैं, और कट ऑफ जिनकी अच्छी होती है उनका। और लिस्ट 4 निकलती है, जिनके थोड़े मार्क्स कम होते हैं तो उनको खाली टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, लिस्ट 4 वाले जो होते हैं। और लिस्ट 3 वालों को सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग दोनों के लिए बुलाया जाता है, जिसको टायर 4 कहा जाता है। और लिस्ट 1 तो लिस्ट 1 है, उसके लिए टाइपिंग का बस। तो लिस्ट 1 जिसकी अच्छी कट ऑफ से जो मार्क्स क्लियर है उसका लिस्ट 1 और लिस्ट 3 दोनों में नाम होता है, लिस्ट 4 में भी नाम होता है ऑटोमेटिक। और जिनके कम नंबर आते हैं उनका खाली लिस्ट 4 में नाम आता है। तो मेरा लिस्ट 3 में नाम था, लिस्ट 1 में भी था। तो अब चूंकि अब मुझे टाइपिंग देनी थी और क्या कहते हैं सीपीटी भी देना था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो कंप्यूटर टाइपिंग इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जब मैं बैंक में काम करता था तो एक लड़के को मैंने देखा, मेरे साथ का एक बंदा था, अंबुज करके नाम था। अंबुज जो है उसका नाम मैं स्पेशल से ले रहा हूँ, देखो अंबुज अगर मेरा वीडियो देखेगा तो कभी कहेगा कि हाँ सर। अंबुज की जो टाइपिंग थी वो बड़े बिना देखे टाइप करता था, वो बैंक में जो है सीधे स्क्रीन में देख रहा और टाइप कर रहा है। तो मैं कहा कैसे टाइप कर ले रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं कुछ ना कुछ करना है, और चूंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो है टायर 3 क्लियर हो जाएगा, और कोरोना आ गया था, तो उस कोरोना टाइम में जो है बैंक कम जाने लग गए थे, 50% स्टाफ का फंड है। तो उस बीच मैंने जो है टाइपिंग जरूर सीख ली। 3 महीने मैंने ऐसी टाइपिंग, मतलब बैंक से मैं जब लौट के भी आता था तो तुरंत मैं टाइपिंग के लिए बैठ जाता था कंप्यूटर में। तो टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर की मेरे पास थी, कहीं से मैंने ली थी की। तो वो करके टाइपिंग मास्टर जो है मैंने डाउनलोड करके उसमें सीखी। बहुत ही उम्दा टाइपिंग सिखाते हैं, और इतने स्लो प्रोसेस से सिखाते हैं, इतना कि आप टाइपिंग पे परफेक्ट हो जाओगे एकदम। 3 महीने में मैं इतना परफेक्ट कि जिसको टाइपिंग जो देख देख के टाइपिंग कर रहा है, व्हाट्सएप में टाइपिंग हो जाती थी अच्छे से नो डाउट, लेकिन वो टाइपिंग और बिना देखे आपकी उंगली सेट होनी चाहिए हर जगह। तो वो टाइपिंग मैंने सीख ली थी। फिर बात आई जब टायर 3 का रिजल्ट आया, जब क्लियर था, तो सीपीटी की भी तैयारी करनी थी, यानी कि एक्सेल और पावर पॉइंट। तो एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए मैंने एक कोचिंग मैंने किसी टाइम में ज्वाइन की थी एसएससी सीजीएल के लिए, पिनैकल कोचिंग। पिनैकल कोचिंग भी बहुत ही बढ़िया है, मुश्किल से 4000 या 6000 की कोचिंग है। और वो लोग ये गारंटी देते हैं कि जब तक आपका सीजीएल क्लियर, मतलब गारंटी तो नहीं देते हैं, वो ये कहते हैं कि जब जिस सीजीएल के लिए आपने, जैसे सीजीएल 18 के लिए आपने अगर उसमें ली है आपने मेंबरशिप, तो जब तक सीजीएल 18 का पूरी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक वो आपको उसमें मतलब अपनी सर्विस देते रहेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। समझ रहे, अगर सीजीएल 19 के लिए आपने दे रखा है तो जब तक सीजीएल 19, चाहे वो डिले हो एग्जाम 2 साल 3 साल, तो तब तक आप फ्री उसमें, मतलब फ्री तो नहीं कहूँगा, आपने जो पेड कर रखा आप उसकी सर्विस ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें हर चीज़ है, मैथ्स है, इंग्लिश है। मैथ्स खैर इतनी अच्छी नहीं उसमें थी। मैथ्स अगर आपको पढ़नी है तो आप अभिनय मैथ्स करके चैनल है यूट्यूब में, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं अभिनय मैथ्स सर, आप उनकी मैथ्स पढ़िए। अगर लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करनी होगी। बेसिक्स में आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 10, उसके बाद आप अभिनय मैथ्स, अगर हाँ जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या जिनकी मैथ्स अच्छी रही है स्कूल टाइम में, तो उनको बेसिक्स एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे अभिनय मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैंने पिनैकल जो थी, जो मेंबरशिप मैंने ली थी, पिनैकल में नीरू मैडम है, नीरू। एक तो नीतू मैडम पढ़ाती हैं
वो शायद केडी कैंपस है, मैं नीतू मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नीरू मैडम जो कि पिनाकल में पढ़ा रही हैं। उनके लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश बहुत ही उम्दा पढ़ाती हैं, मतलब उनकी जैसे मैंने इंग्लिश कहीं से पढ़ी नहीं। तो आप जो है नीरू मैडम पिनाकल के ज़रूर पढ़िए। और इनके यहाँ एक प्रोग्राम चलता है पिनाकल में 100 डेज़ करके, यानी जो खासकर जो जॉब में है कि आप जॉब के साथ कैसे आप 100 डेज़ में सीजीएल की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वो ऐसा आपका टाइम टेबल तैयार कराएंगे इस तरह से आपको कि आप 100 डेज़ में कवर कर सकते हैं। बाकी आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। खैर मेरे अंदर इतनी सिंसियरिटी थी नहीं, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ा, इंग्लिश वगैरह पढ़ ली, और 100 डेज़ का प्रोग्राम मैं पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन फिर मेरे लिए तो था उस टाइम, पेड फ्री था मतलब, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर रखी। तो इस तरह से कुछ मैं बता रहा हूँ आपके जीवन में काम आएंगे, आप पढ़ेंगे तो अच्छा आप कवर कर लेंगे। मतलब मैथ्स आपने अभिनय मैथ्स सर से कर ली, इंग्लिश जो आपने नीरू मैडम से कर ली पिनाकल से, और रीजनिंग वगैरह आप खुद से कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ हैं, रीजनिंग हो गए। और जीके वगैरह आप एनसीईआरटी पढ़िए जीके के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी। और करंट अफेयर्स के लिए आप मृणाल पटेल सर हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, वहाँ भी जनरल अवेयरनेस है, ज्योग्राफी वगैरह है मृणाल पटेल सर के, उसमें फ्री है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह, कुछ लेक्चर्स फ्री हैं, वो देख सकते हैं आप, ठीक। तो कुछ इस तरह की जर्नी रही। तो हाँ, मैं बता रहा था कि चूँकि अब सीपीटी भी तैयारी करनी थी, टाइपिंग मेरी हो चुकी थी तैयारी, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो वही मैंने पिनाकल से ही तैयारी की। पिनाकल में जो लेक्चर आते थे डे 1 डे 2 करके, तो उसमें मैंने देखा, उसमें समझा रखा था किस तरह एक्सेल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसे क्या फॉर्मूले यूज़ करने हैं, किस तरह पावर पॉइंट। तो उसके बाद मैंने जब टायर 4 दिया, टायर 4 में टाइपिंग में आप हैरान मानेंगे कि मेरे बगल में जो बाद में जब मैंने पेपर दे दिया, 15 मिनट की टाइपिंग आती है, 2000 वर्ड्स टाइप करने, मैंने वही 10 वर्ड में टाइप करके दिया, मतलब 10 मिनट में टाइप करके दिखा दिया। तो बाद में जब टाइपिंग ख़त्म हो गई तो अगर बगल वाला बंदा पूछ रहा है कि यार तुमने बड़ी जल्दी ख़त्म कर दी टाइपिंग, तो कहीं जॉब वगैरह करते हो क्या? मैंने कहा हाँ बैंक में जॉब करता, तो उसने कहा तभी। लेकिन खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक में जॉब करने की वजह से मेरी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग हुई, उसके लिए मुझे अलग ही तैयारी करनी पड़ी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी से तो उसमें हाँ, टायर 4 में जो है मेरे कंप्यूटर में 0 मिस्टेक्स आई, कोई भी मैंने मिस्टेक नहीं की थी टाइपिंग में, और जल्दी एकदम ख़त्म कर दिया था। और सीपीटी में 200 में से 184 नंबर आए, 184 करके कुछ, हाँ। तो खैर सीपीटी जो टायर 4 है क्वालिफाइंग होता है जस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छे नंबर ले आओगे तो आपको ऐड हो जाते हैं, क्वालिफाइंग होता है जस्ट। तो इस तरह से सीपीटी और ये सब क्लियर हुआ मेरा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपके 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, आपके अगर आप किसी कास्ट SC ST OBC कुछ भी लगते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और इसी तरह मतलब सारे डॉक्यूमेंट और उसके ओरिजिनल चेक किए जाते हैं। खैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, किसी किसी के नाम में कुछ गलत हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है थोड़ी, तो एफिडेविट वगैरह आप लेके जाएंगे तो चल जाता है, ठीक है। फिर भी कोशिश करिएगा ऐसी मिस्टेक्स ना कीजिएगा। देखो डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक SSC सब नहीं करता। SSC CGL में एक बंदा डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच की वजह से फायर हो गया, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए ज़रूर, ठीक है। 10th की में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वो चेक करते हैं आपके, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड में दूसरी डेट ऑफ बर्थ है तो 10th के हिसाब से आप करा लीजिए या 10th की चेंज करवाइए, जो भी आप कराइए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं है, ठीक है। वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई फर्जी आदमी तो नहीं पेपर देने आ गया या DV देने आ गया। वो बहुत तगड़ी चेकिंग है इसमें, हमारे टाइम में तो इतनी तगड़ी चेकिंग की, जो आप पेपर देने जाते थे टायर 1 और टायर 2 तो आपके मोजे तक खोल दिया था, आपके कान चेक किए जाते थे कि कान के अंदर तो कुछ नहीं है। बताओ कान के अंदर क्या रखा जाएगा आदमी, लेकिन चेक हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि 2017 में शायद कभी फ्रॉड हुआ हुआ, इसलिए मोजे आपके खुलवा दिए जाते हैं। तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था, इस वजह से कोई ऐसा किस तरह केस या चीटिंग की कोई घटना नहीं आई CGL 2018 में। हम बहुत ही लकी रहे इस मामले में, लेकिन फिर भी मतलब रिजल्ट आते आते और प्रोसेस कोरोना UFM की वजह से हमारा जो पूरी प्रोसेस है वो 3 साल डिले हो गई, और फिर बाद में फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट, हाँ उस टाइम जो है मेरा बेबी यानी कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मार्च 1 अप्रैल 2021 को फाइनल रिजल्ट आया, क्योंकि मार्च में आना था, 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को मेरा बेबी पैदा हुआ और 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है, उसके जस्ट एक दिन बाद। तो मैं अपने बेबी को भी बहुत लकी मानता हूँ कि भैया, मुझे ये तो पता था कि CGL मेरा क्लियर्ड हो जाएगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी ये क्लियर नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि टॉप पोस्ट मिल जाएगी, CAG मिल जाएगी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो मेरा बेबी बाद में उसको कुछ हार्ट की डिजीज़ थी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, तो उस वजह से वो सर्वाइव बाद में नहीं कर पाया। उस चीज़ का आज भी दुख है मुझे, लेकिन जो भी भगवान की जो भी मर्जी होती है, देखो क्या, ठीक है। तो ये एक जर्नी रही, और इन पूरी जर्नी में मेरे वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा,
क्योंकि ये सारा जो खेल है वो खेल नहीं कहूँगा, मतलब इन द सेंस पूरी जर्नी जो है वो शादी के बाद की ही जर्नी है, और जो कि जॉब के साथ की जर्नी, जॉब के साथ तैयारी करना, और ख़ासकर आप मैरिड हो बहुत ही मुश्किल पड़ता है। लेकिन ऐसे में अब अगर सपोर्ट रहे, वाइफ का सपोर्ट रहे, और जॉब में भी देखो टाइम निकालना पड़ता है, वहाँ पे भी मेरे मैनेजर साहब का सपोर्ट रहा कि भैया उन्होंने लंच टाइम चूँकि अपना ही टाइम होता है वैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट किया। वो कहते थे कि अरे राणा निकाल दे पेपर, तो निकाल देगा, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। छुट्टी लेना तो छुट्टी में भी कहता है कोई बात नहीं चलो। तो वही मैंने शुरू में भी एक लाइन कही थी कि जिसको अपना लक्ष्य पता हो तो उसके लिए लोग रास्ते अपने आप दे देते हैं। अगर आप बस में हो और बस में अगर किसी को मालूम है कि भाई इसको वहाँ जाना है, बस नहीं कहूँगा, ट्रेन में कहो, ट्रेन में अगर आपको पता है कि उसको टॉयलेट करने जाना है तो लोग अपने आप रास्ता देने चालू कर देते हैं। जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना तो लोग कहते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यही चीज़ है, यानी कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए तो आपके रास्ते निकलते रहेंगे। ठीक है, मेहनत करिए, बहुत इसमें मेहनत चाहिए हर स्टेज, और पेशेंस सबसे ज़्यादा चाहिए। देखिए पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो मतलब आप किसी हर स्टेज में पेशेंस चाहिए। अब जब तक पेपर क्लियर नहीं होता, एक कहीं ना कहीं जो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था पता नहीं होगा ही नहीं हो, जब तक आपका यहाँ तक कि जो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी टॉपर होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कई बार कि पता नहीं होगा ही नहीं होगा। वो बाद में रिजल्ट आता है तभी पता लगता है कि हाँ ये चीज़ है। तो खैर ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि कब क्या है, तो इसलिए लेकिन मैं जो चीज़ हमारे अंदर, हम जो हमारे कंट्रोल में, हम वही तो कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना, पेपर देना टाइम निकाल के, ये सब जो हमारे जो पेपर रिजल्ट हमारे जो है हमारे बस में नहीं है रिजल्ट, और ना ही कब पेपर हो, पेपर जल्दी कंडक्ट करवाना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे, वो तो एक प्रोसेस है, आदमी उसी प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए, ठीक है, पेशेंस, और मेहनत करना मत छोड़िए, आप मेहनत करते रहिए। जब जैसे भी टाइम लगे, जिस तरह भी टाइम लगे, जैसे भी आप मेहनत ज़रूर करिए, ठीक है। तो यही सब कुछ है इस तरह। तो आज मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन गया हूँ, एक गेस्टेड ऑफिसर सीएजी में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, और यही है सब कुछ। देखो, और आगे की जर्नी देखो क्या होता है, ज़िंदगी जहाँ का दाना पानी लिखा होता है आदमी वहीं जाता है। तो यही सब है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, जो आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सीएजी इस देश की सबसे बड़ी सरकार में ऑडिट करने वाली संस्था है, और सीएजी के नाम से ही सरकारें कांपती हैं। सीएजी अगर किसी के दफ्तर में घुस जाए तो अफसर कांपते हैं, नेता कांपते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं सीएजी का मतलब है क्या। ये इस बात से समझा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग की व्याख्या करते हुए इसे न केवल राजकीय खजाने का अभिभावक बताया था, बल्कि यहां तक कहा था कि कैग को भारतीय संविधान के तहत नियुक्त होने वाला सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाना चाहिए। तुम तो सजो मेरे दिल का सुकून से, दूसरा में सिर्फ सीजीएल का जुनून से। तुम तो सजो मेरे दिल का सुकून से, दूसरा में सिर्फ सीजीएल का जुनून से। सुन के लोगों के कमेंट उबाले मारे खून से, सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से, सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से। सुन के घराना की दो चार बात रहे, एक कर रखे मन दिन रात रहे। सुन के घराना की दो चार बात रहे, एक कर रखे मन दिन रात रहे। सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से, सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से। बाबू की कदर या गरीबी न रुलाई, इसे बात न राता किया नींद उड़ाई। बाबू की कदर या गरीबी न रुलाई, इसे बात न राता किया नींद
उड़ाई। इस टाइम काटा कोना घर में तो चूड़े सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से, सर मेरे पे चढ़ रहा सीजीएल का जुनून से। एसएससी से कैम गेल लड़ना जरूर, कुछ भी हो जाए इंस्पेक्टर बनना जरूर। एसएससी से कैम गेल लड़ना जरूर, कुछ भी हो जाए इंस्पेक्टर बनना जरूर।